हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। सो बीपीएससी मेंस की सीरीज़ हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज का क्वेश्चन है, हाउ फार डीपीएसपीज आर फंडामेंटल टू गवर्नेंस ऑफ कंट्री, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू डीपीएसपीज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। सो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहली बात कि सिग्निफिकेंस ऑफ डीपीएसपी इन गवर्नेंस, ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है कि जो नए डीपीएसपी एडेड किए गए हैं 42nd अमेंडमेंट से, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन को, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं। सी, डीपीएसपी हैं, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हैं। आयरिश यानी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हैं। डीपीएसपीज पार्ट 4 में स्पेसिफाइड हैं। आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 36 to 51 है, वो डीपीएसपी से डील करते हैं और इनको पार्ट 4 में स्पेसिफाई किया गया है। और डीपीएसपी का जो मेन गोल है वो है वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करना। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डीपीएसपीज आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एज पर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से डीपीएसपी पहले क्या थे, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, यानी ये सरकार को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। बाद में इनका मॉडिफाइड वर्जन है, वो डीपीएसपी के तौर पर अडोप्ट किया गया है। डीपीएसपी का मेन गोल है एक वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करना। डीपीएसपी लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, सो दे आर नॉन जस्टिसिएबल। लीगली एनफोर्सेबल नहीं है बाय द कोर्ट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई डीपीएसपी फॉलो नहीं हो रहा, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि देखो ये वाला डीपीएसपी फॉलो नहीं हो रहा है, जबकि फंडामेंटल राइट के केस में है। फंडामेंटल राइट के केस में अगर कोई फंडामेंटल राइट फॉलो नहीं हो रहा है या उसका वायलेशन हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हो। फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसिएबल हैं और डीपीएसपी हैं वो नॉन जस्टिसिएबल है। अब डीपीएसपी से रिलेटेड ही एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आर्टिकल 37 है, उसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ स्पेसिफाई की गई हैं। एक तो कि डीपीएसपीज आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस। सो अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ तो यहाँ पर ये बताया गया है कि द प्रोविजंस विच आर स्पेसिफाइड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, हाउएवर द प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस। सो ये बात क्लियरली यहाँ पर स्पेसिफाई की गई है आर्टिकल 37 में। सो डीपीएसपीज आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। यानी अगर कानून बनाया जाता है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, तो उस केस में डीपीएसपीज की सिग्निफिकेंस है। सो ये इंट्रोडक्शन में ये पार्ट्स आप इंक्लूड कर सकते हो कि द गोल ऑफ डीपीएसपी इज टू एस्टेब्लिश ए वेलफेयर स्टेट, DPSPs are non-justiciable, the inspiration is from Irish Constitution, Part 4 of the Constitution talks about DPSP. As per Government of India 1935 Act, DPSPs are instrument of instructions, means previously they were instrument of instructions, now they are DPSP more or less on same lines. Okay, अब इनकी सिग्निफिकेंस हमने डिस्कस की है। सिग्निफिकेंस क्या होने वाली है? सबसे पहले कि ये जो प्रोविजंस हैं वो गवर्नेंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डील करते हैं। गवर्नेंस से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको कवर करते हैं। गवर्नेंस किस टाइप की हो रही है उसके बारे में असेस करने में, असेसमेंट ऑफ गवर्नेंस में हेल्प करते हैं। कैसे? जैसे डिफरेंट प्रोविजंस दिए गए हैं डीपीएसपी के। फॉर एग्जांपल जो गरीब लोग हैं उनको लीगल एड प्रोवाइड करना, आर्टिकल 39A। इसके अलावा जैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इनकम इनइक्वालिटीज़ हैं उनको कम करना है। सो ये एक गाइडिंग लाइट के तौर पर है कि सरकार इस डायरेक्शन में कानून बनाए, और अगर सरकार इस डायरेक्शंस में यानी डीपीएसपीज की डायरेक्शन में कानून बना रही है तो इसका मतलब सरकार सही डायरेक्शन में काम कर रही है। सो इन सिंपलेस्ट टर्म अगर हम बोले तो डीपीएसपीज कैन बी रिगार्डेड एज ए टेस्ट ऑफ गवर्नेंस ऑफ ए पर्टिकुलर गवर्नमेंट, that how government is performing, whether it is implementing or whether it is working in the direction of goals which are specified in the constitution, है ना। सो ये एक हेल्प करता है लोगों की इस मामले में कि उनकी जो चुनी हुई सरकार है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। दूसरा, यहाँ पर सिग्निफिकेंस की बात करें तो आर्टिकल 37 ऑलरेडी बोलता है कि दीज आर फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आर्टिकल 37 सेज दैट इवन दो दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस। इसके अलावा डीपीएसपी के कई प्रोविजंस हैं
जो कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आर्टिकल 50 की, आर्टिकल 50 बोलता है कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है? देखिए 3 ऑर्गन्स हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। सो अगर इनमें सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा तो पावर का मिसयूज होने का चांस ज़्यादा होता है। अब मान लीजिए अगर जुडिशरी मिसयूज करती है तो उस पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर लिमिट लगा सकते हैं। ऐसे ही अगर एग्जीक्यूटिव करती है तो जुडिशरी और लेजिस्लेचर लगा सकते हैं। अगर लेजिस्लेचर ज़्यादा मिसयूज करती है तो बाकी 2 ऑर्गन्स लिमिटेशन लगा सकते हैं। तो आर्टिकल 50 है वो है अबाउट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा वो कोर्ट्स के लिए भी बीकन लाइट का काम करते हैं, मतलब एक गाइडिंग लाइट का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कानून बनाया गया है किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि उनके लेजिस्लेटिव ऑर्गन के द्वारा, तो अगर वो कानून चैलेंज किया जाता है तो उसको जुडिशियल रिव्यू करते टाइम कोर्ट्स डिटरमाइन करते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। इस केस में भी डीपीएसपी कोर्ट की सहायता करते हैं। जैसे कुछ डीपीएसपी प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इवन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन भी ओके है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, उन्होंने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, जबकि अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात की है। तो द एग्जीक्यूशन ऑफ डीपीएसपी इज़ वेरी वेरी क्रूशियल फॉर द गवर्नेंस and it complements the provisions of fundamental rights. Fundamental rights talk about political democracy while DPSP focus on the socio-economic aspect of democracy. So both are complementary. So fundamental rights. So next point अगर हम discuss करें, they fill the void left by फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ने जिन जिन इश्यूज़ पर डिस्कस नहीं किया है, जिन जिन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया है, वो डीपीएसपी के द्वारा एड्रेस्ड हैं। जैसे हम सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करें, या फिर हम पंचायती राज की बात करें, या फिर लीगल एड टू पुअर की बात करें, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट की बात करें, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करें, तो ये सब इश्यूज़ हैं वो डीपीएसपी में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एड्रेस्ड हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स में इनको स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को। सो ये कोर्ट्स के लिए बीकन लाइट हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये गाइड हैं, GUID, गाइड टू लेजिस्लेचर, एक डायरेक्शन देने का काम करते हैं लेजिस्लेचर को कि इस सेगमेंट में भी कानून बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर उनकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो डीपीएसपी हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट हैं फॉर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इनको यानी कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को 4 पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। सो ये तो होगी डीपीएसपी के सिग्निफिकेंस की बात, सिग्निफिकेंस ऑफ ओवरऑल डीपीएसपी यानी ओवरऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या करता है कि एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू डीपीएसपी एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो डीपीएसपीज वर अमेंडेड वाया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पर बाकी जो अमेंडमेंट हुए हैं डीपीएसपी में, क्वेश्चन उनकी बात नहीं कर रहा। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द अमेंडमेंट्स विच वर डन वाया 42nd अमेंडमेंट। सो 42nd अमेंडमेंट ने कुछ डीपीएसपीज नए ऐड किए थे, जैसे कि आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 क्या है? टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसके अलावा आर्टिकल 39A क्या है? आर्टिकल 39A है टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। इसके अलावा आर्टिकल 43A इंट्रोड्यूस किया गया था। 43A क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। एंड 48A इंट्रोड्यूस किया गया था, 48A टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। अब ये तो था क्वेश्चन स्पेसिफिक कि 42nd अमेंडमेंट से जो जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसके अलावा भी कुछ और चेंजेस डीपीएसपी में इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो ऑब्वियसली क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे 42nd अमेंडमेंट है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब 44th है, उसमें एक आर्टिकल में कंपोनेंट ऐड किया गया था टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी। 86th अमेंडमेंट से आर्टिकल 21A में भी चेंज किया गया था एंड डीपीएसपी में भी चेंज किया गया था। ये राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा 97th अमेंडमेंट है, उसके थ्रू 43B इंट्रोड्यूस किया गया था। 43A के थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट और 43B के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब बात करते हैं
जो नए अमेंडमेंट्स लाए गए थे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो 48A की वजह से एनवायरनमेंट रिलेटेड डिफरेंट प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसके अलावा 39A की वजह से जो गरीब लोग हैं उनको लीगल सर्विसेज सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। इसके लिए जैसे यहाँ पर एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट भी पास किया गया 1987 में। यहाँ पर भी एनवायरनमेंट रिलेटेड मल्टीपल प्रोविजंस हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हैं ऑफ 1972। इसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हैं 1980 का। इसके अलावा फॉरेस्ट पॉलिसी भी अनाउंस की गई थी 1988 में अनाउंस की गई थी। इसके अलावा 39F जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। 43B इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अगर हम इनकी प्रॉपर लीगल लैंग्वेज की बात करें 43A की लैंग्वेज है द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इसके अलावा 48A इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 38 में अमेंडमेंट किया गया था वाया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 39A की अगर लैंग्वेज की बात करें तो इसमें है द स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम प्रमोट जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। इसका जो गोल है वो है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये प्रोविजन है लीगल एड से रिलेटेड, ये प्रोविजन है बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये है एनवायरनमेंट से रिलेटेड एंड ये है वर्कर्स के पार्टिसिपेशन से रिलेटेड। ये तो हुई सिग्निफिकेंस की बात जो 42nd अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किए गए थे। अब क्रिटिसिज्म की बात करें ऑफ DPSPs, क्या क्या क्रिटिसिज्म्स हैं। सबसे पहला ये है कि ये नॉन जस्टिसिएबल है, तो इसीलिए सरकार पर भी कोई लिमिटेशन नहीं है कि इनको जल्दी से जल्दी लागू किया जाना चाहिए। मतलब सरकार पर भी कोई टाइम बाउंड प्रेशर नहीं है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 44 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 44 जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा सेकंड जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP। फॉर एग्जांपल जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पर एक मेजर कन्फ्लिक्ट ये था कि जैसे फंडामेंटल राइट में बताया गया है राइट टू प्रॉपर्टी, DPSP में बताया गया है कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो कम होनी चाहिए। तो अगर जैसे जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, राइट टू प्रॉपर्टी होने के कारण उसकी ज़मीन ली नहीं जा सकती, और अगर इनइक्वालिटी कम करनी है तो ऑब्वियसली जिन लोगों के पास ज़मीन है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, उनसे ज़मीन लेकर जिनके पास नहीं है उनको दी जानी चाहिए। कन्फ्लिक्ट है, कई इंस्टांसेस ऐसे हैं जहां पर फंडामेंटल राइट और DPSP में कन्फ्लिक्ट है। इसके अलावा एक और क्रिटिसिज्म है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, कि क्या हमारे पास है उतने रिसोर्सेज। एक है नो टाइम बाउंड लिमिट स्पेसिफाइड, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई लिमिट नहीं स्पेसिफाई की है कि इतने टाइम तक हमें ये अचीव कर लेना चाहिए। जो फंडामेंटल राइट्स और DPSP हैं, जैसे DPSP जो हैं उन सबको लागू किया जाना चाहिए इतने टाइम तक, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है। दूसरी बात, एक और जो हम कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, एक साइड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और दूसरी साइड जो इशू है वो है UCC का, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये एक अगेन कन्फ्लिक्ट है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एक्चुअली ये इसी पॉइंट का एक्सटेंशन है, नॉन जस्टिसिएबल वाले का ही एक्सटेंशन है, कि कोई लॉ अगर DPSP का वायलेशन भी कर रहा है तो कोर्ट यूजुअली उसको स्ट्रक नहीं करेगा, बट इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट अगर वायलेट कर रहा है तो जनरली कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर देते हैं। अब कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहले ये होगा कि बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मिनर्वा मिल्स केस में स्पेसिफाई किया है। सुप्रीम कोर्ट held that the constitution exists on the balance of part 3 means fundamental right and part 4 means DPSP. So constitution exists on the balance of part 3 and part 4, giving absolute primacy to one will disturb the harmony of the constitution. So balance between fundamental right and DPSP is the key. If we are going to give primacy to one, absolute primacy to one, obviously it will disturb the harmony of the constitution. So these are like two wheels of a vehicle and they both are necessary to achieve the goal of a welfare state. इसके अलावा एक और, ये तो मिनर्वा मिल्स केस का जजमेंट है, सेकंड एक और इम्पोर्टेंट जजमेंट आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, मार्कंडेया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दैट इज DPSPs along with fundamental rights
are the conscience of constitution. Merely because DPSPs are non-enforceable, means non-justiciable by the judicial process, that does not mean they are subordinate. So conclusion में आप ये दो कोर्ट जजमेंट स्पेसिफाई कर सकते हो. दोनों ही कोर्ट जजमेंट्स में ये बताया गया है कि कैसे DPSP चाहे नॉन जस्टिसिएबल हो लेकिन वो इम्पोर्टेंट है. सो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसमें हमने डिस्कस किया. इंट्रोडक्शन, कैसे आप DPSP से रिलेटेड क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, क्या क्या पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हो. उसके बाद DPSP की सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, या जो अमेंडमेंट्स के थ्रू नए DPSP इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनकी सिग्निफिकेंस की बात करें, DPSP से रिलेटेड क्या क्या क्रिटिसिज्म है, और एंड में आप कंक्लूजन लिख सकते हो. थैंक यू.